पाकिस्तान इस वक्त कई बहरानों की सुनामी के लिए पोत में आया हुआ है। मुल्क में एक जानिब आटे का बहरान जारी है तो दूसरी जानिब पंजाब में जारी सियासी बहरान भी उरूज पर है। मुआशी मसाइल जूं के तू हैं और IMF पाकिस्तान की बार बार की फरियाद पर कान धरता दिखाई नहीं दे रहा। कल जनीवा कॉन्फ्रेंस के मौके पर वजीर खजाना इसहाक डार की IMF मिशन चीफ से मुलाकात के बावजूद प्रोग्राम की बहाली के आसार अभी दिखाई नहीं दे रहे हैं। आर्मी चीफ ने दौरे किया सऊदी अरब का। उसके बाद पाकिस्तान के लिए एक अच्छी खबर जरूर सामने आई है। सऊदी वली अहद ने स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में डिपॉजिट की रकम को $5 अरब करने और पाकिस्तान में $10 अरब की सरमायाकारी पर गौर करने की हिदायत की है। कल जेनेवा में सैलाब मुतासरीन के लिए डोनर्स कॉन्फ्रेंस में दुनिया ने खुलकर पाकिस्तान की मदद के ऐलान किए। इस कॉन्फ्रेंस में $10.5 अरब से जायद की इमदाद के ऐलान हुए, जो कि सैलाब मुतासरीन की जल्द अज जल्द बहाली के लिए यकीनन एक अच्छी खबर जरूर है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि इस कॉन्फ्रेंस से मिलने वाली इमदाद गैबी मदद से कम नहीं है। अरबों डॉलर की इमदाद दुनिया की मौजूदा हुकूमत पर इत्मीनान का मजहर है। लेट्स वॉच द प्राइम मिनिस्टर। हुकूमत की जो पॉजिटिविटी है वो अपनी जगह, लेकिन अवाम के जो मसला है वो जूं का तू कायम है। आटा अभी भी लोगों की पहुंच से दूर है। आज हमने इस्लामाबाद के अवाम से इस हवाले से बात की। जरा देखिए, ये पाकिस्तान के दारुल खिलाफे में हम मौजूद थे, क्या हुआ। भूखे प्यासे लाइनों में खड़े हुए, मर्द बच्चे बेचारे काम करें या लाइनों में आके लगे, औरतें घर संभालें कि हर चीज को हर जगह मिलना चाहिए ना पैसे से। जब पैसे पूरे ले रहे हैं तो चीज भी पूरी दो, पैसे दे के चीज ना मिले बेकार है, वो हुकूमत जैसी भी है। लाइन में खड़े होते जब नंबर आते आटे खत्म हो जाते कम नहीं मिलता। हम लोग जो है ना सुबह से निकलते हैं अपनी मजदूरी करें या आटे के पीछे हैं। घी महंगा, आटा महंगा, चीनी महंगी, लेकिन फिर भी मिल नहीं रहा। ये कोई हाल है मतलब बेर बकरिया मजा के। अभी यूटिलिटी स्टोर में तो तकरीबन 3-4 महीने से नहीं मिलता है उधर। ये हुकूमत आया उसके बाद तो यूटिलिटी स्टोर में मिलता भी नहीं। बस आटा नहीं मिले, कभी कभार मिलता है, कभी नहीं मिलता। पेशावर हाई कोर्ट में आज खैबर पख्तूनख्वा में आटा बहरान पर केस की समाअत हुई। पेशावर हाई कोर्ट ने आटा कीमतों में इजाफे का नोटिस देते हुए महकमा खुराक के सूबाई और वफाकी हुकाम को कल तलब कर लिया है। आज की समाअत के दौरान कुछ रिमार्क्स हम आपको दिखाते हैं। चीफ जस्टिस कैसर रशीद खान ने रिमार्क्स दिए कि अवाम आटे के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। वफाकी और सूबाई हुकूमत अवाम को रिलीफ देने में मुकम्मल नाकाम हो गई है। क्या खैबर पख्तूनख्वा में कोई वजीर खुराक है? मुल्क में जारी आटे के इस बहरान पर फैसल वाडा साहब ने भी एक ट्वीट की। उन्होंने कहा, PDM जैसी चोरों की हुकूमत में गरीब आदमी रोटी के लिए मर रहा है। इसके बरक्स खान साहब मदीना की रियासत में आपकी आंखों के सामने 3000 अरब की चोरी ग्रीन बेल्ट को ब्राउन बेल्ट में करने से हो रही है। आप क्या कर रहे हैं सर? क्या अदालतें इस पर भी कुछ करेंगी? कोई खड़ा हो या ना हो, मैं जरूर हूँगा। फैसल वाडा साहब, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द प्रोग्राम। इस ट्वीट में तो आपने सबको ही बुरा भला कह दिया है, इसका कोई पॉजिटिव रिजल्ट निकलेगा? बहुत शुक्रिया बहन। देखिए, सबसे पहला पॉजिटिव तो ये है कि आज इसके ऊपर हाई कोर्ट लाहौर ने स्टे ऑर्डर कर दिए। मैं समझता हूँ कि हाई कोर्ट ने एक पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ी खिदमत की है कि जहाँ हम 16 अरब रुपए का मातम और ढोल पीट रहे थे शहबाज शरीफ का, कि शहबाज शरीफ साहब ने चोरी की है और गालिबन की है और बिल्कुल की है, और अकाउंटेबिलिटी का निज़ाम और फेलियर हुआ कि उनको बरी कर दिया गया। तो वहाँ 16 अरब पे आप एक तरफ रो रहे हैं और आपकी आंखों के सामने मदीना की रियासत में इतना बड़ा काम हो जाए, 3 अरब रुपए, 3000 अरब की चोरी हो जाए, और आप उन लोगों पे आज भी भरोसा कर रहे हैं। उसमें आपके अपने और पराए सारे ही हैं जिनको इसका बेनिफिट है, और ये बुज़दार दौर से किस्सा चला है। तो यही हम खान साहब को रोक रहे थे और यही खान साहब ने सिखाया था हमें कि गलत आपके अपने घर में क्यों ना आप खड़े हो जाएं। तो अगर खान साहब, तो इसमें मैं नहीं कह रहा कि कसूरवार हैं, लेकिन उनका ये तो ज़रूर बनता है कि चाहे आज भी अकाउंटेबिलिटी के इदारे सबको छोड़ दें, लेकिन खान साहब के एक्शन लेते हैं, ये पाकिस्तानी कौम ने देखना है। और वो भी 3000 अरब रुपए की चोरी के ऊपर, और दिन दहाड़े जिधर आप आटा नहीं मिल रहा गरीब को, और गरीब को इस PDM की हुकूमत ने तो बड़ा अच्छा निज़ाम कर दिया गरीबों के लिए। उन्होंने कहा गुर्बत मिटाने के लिए गरीब को ही मिटा दो, और इसी पॉलिसी पे वो चल पड़े हैं। तो खाना नहीं मिलेगा, गरीब आदमी मरता चला जाएगा, उसके बच्चे भूख से जाएंगे। कभी आपने सुना है कि किसी वजीर का, किसी बड़े सियासतदान का बच्चा गटर में ढक्कन खुलने के गिरने से मर गया है, या कोई वजीर मर गया है? नहीं, ये सब चीज़ें गरीब लोगों के लिए की गई हैं। और सियासतदानों ने ये बसात बिठाई इसलिए
कि वो सियासत करते रहे, क्योंकि अगर इल्म दे दिया, तालीम दे दी इस मुल्क के अंदर, ये सहूलतें पाकिस्तानी कौम को दे दी, तो उन्हें शऊर आ जाएगा। फिर बिरयानी की प्लेट के ऊपर वोट नहीं मिलेगा। इस बुरान का की जिम्मेदार सिर्फ सियासतदान है, क्योंकि एक दूसरा स्कूल ऑफ थॉट भी तो है ना फैसल साहब। वो दूसरा स्कूल ऑफ थॉट ये कहता है कि खुद अब तो एस्टेब्लिशमेंट खुद भी मानती है कि हमने किसी को सपोर्ट किया, किसी को पीछे किया। सो जो एक पीएमएलएन कहती है कि हमें ना उस वक्त डीरेल करते, आज हम कहीं और ले जाते। पीटीआई कहती है हमें ना डीरेल करते, हम आपको कहीं और ले जाते। ये तो एक किसी और का भी बीच में नाम आता है। देखिए फरिया साहिबा, मैं आपको अपनी बहन कहता हूँ, लेकिन अगर आप मुझे अपनी कोई ऐसी कमज़ोरी देंगी जिससे मुल्क को नुकसान हो रहा हो, तो मैं उस कमज़ोरी को एक्सप्लॉइट करूँगा। तो सियासतदानों ने अपनी कमज़ोरियाँ दी हैं, जब भी एक्सप्लॉइटेशन होती है। अगर आप कमज़ोर ना हो तो फिर ये एक्सप्लॉइटेशन भी सियासतदानों से नहीं होगी। और इस मुल्क की सबसे बड़ी वजह डेमोक्रेटिक सिस्टम के अंदर बदतरीन सियासतदान है, और वही सियासतदान चले आ रहे हैं जो मेरी आपकी पैदाइश से शुरू हुए, हमारी जवानी तक रहे। अब तो हमारे मरने का वक्त आ गया है, लेकिन ये वही शक्लें जो हैं मक्कार, चोर, बेईमानों की, वो फिर उनकी औलाद, फिर उनकी औलाद। और यहाँ खाने को पैसा नहीं, यहाँ जहाज़ के जहाज़ इधर से उधर उड़ रहे हैं, सब सफ़र कर रहे हैं जैसे पाकिस्तान के अंदर दूध की नहरें बह रही हैं। मतलब बेशर्मी और बेहरनी की हद होती है इंसान की। सो यू आर सेइंग कि इसमें एस्टेब्लिशमेंट शामिल जरूर है, मगर कसूर उनका नहीं है। देखिए, अगर आप ये कहेंगे थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में एस्टेब्लिशमेंट का रोल नहीं है, तो झूठ होगा ना। सो आज भी है। देखिए, आज की आप इसलिए डिस्कनेक्ट करते हैं सिस्टम के अंदर, क्योंकि जो आज किससे पसल आ रहे हैं, आसिम मुनीर साहब, वो नमाजी परहेजगार आदमी, हाफिज कुरान आदमी, और उनकी क्रेडिबिलिटी उनकी 30, 35, 40 साल की सर्विस बताती है कि वो दागदार, उन्होंने बगैर किसी दाग के अपनी सियासत अपनी सर्विस दी है। की। बिल्कुल ठीक है, ये मेरिट पे लाने का यही फायदा होता है उनका। आप सीवी देखें तो आपको मेरिट नजर पे आता तो है। उनको लाने की पूरी भरपूर कोशिश की, इंसानी तौर पे तो हमारी पार्टी सब ना लाने की पूरी कोशिश की, वो तो अल्लाह ताला की तरफ से है। इट्स अ डिवाइन हेल्प। मोस्ट सीनियर इन आर्मी, तो ही जाहिर वाज है द मोस्ट सीनियर, ही वाज द मोस्ट क्वालिफाइड, ही वाज वन ऑफ द मोस्ट ऑनेस्ट मैन, और उसके साथ जितने भी थे सब ऑनेस्ट थे। अंदर तक जब एक सिस्टम रहा है कि आपने नजर रखनी है, आपने देखना, आपने खुद कहा कि कमजोरियों पे नजर रखनी है, उनको जहां जहां इस्तेमाल करना है, जैसे करना है, ये एक पूरा सिस्टम है, एकदम से तो खत्म नहीं हुआ। और अभी खान साहब जब इल्जाम लगा रहे हैं कि पॉलिटिकल इंजीनियरिंग हो रही है पंजाब में, तो कोई ना कोई तो उसके पीछे बैकग्राउंड क्या होगा। इंजीनियरिंग हो रही है? आपने पंजाब की हुकूमत को इमरान खान साहब के साथ उनकी सादगी कह लें, उनकी मासूमियत कह लें, उनकी अच्छाई कह लें, उनकी कमज़ोरी कह लें, कि उन्हीं लोगों को भरोसा कर रहे हैं जिन्होंने इमरान खान साहब की हुकूमत को दबाया, फ़ौज के साथ ताल्लुकात ख़राब किए, अमेरिका के साथ ताल्लुकात ख़राब किए। ये वही मक्कार और थर्ड क्लास खान साहब के लोग हैं। इमरान खान साहब तो बड़ा लीडर है, अच्छा इंसान है, नेक नियत है, जिन्होंने 50 लाख घर, जिन्होंने 50 लाख घर बनाने को कहा कि 5 साल में 50 लाख घर बनेंगे, 1 करोड़ नौकरियां होंगी। उन गधों से आज पूछे ना कि 50 लाख घर तो क्या, 5 लाख घर भी 10 साल में नहीं बन सकते। तो इमरान खान साहब तो विजनरी लीडर है, लीडर तो नहीं टेक्निकल चीजों के अंदर जाता। आप यहाँ शो कर रही तो आप थोड़ी देखेंगी कैमरे की लाइट। पंजाब में पॉलिटिकल इंजीनियरिंग, क्या पॉलिटिकल इंजीनियरिंग? पंजाब की हुकूमत जहांगीर अलीम खान और जो जनूबी पंजाब के देखिए, इनको मिलाकर एक नई पार्टी बनाई। मेरी बात सुने, मैं आपको उसका भी जवाब देता हूँ साहब। देखिए, पंजाब की हुकूमत बहुत स्मूथ चल रही थी। पहले हमने तहरीक इंसाफ ने सांपों और कीड़ों के साथ मिलकर, खास साथ मिलकर ये मार्च की। इस मार्च का फायदा किसी गरीब को होना था? आटा सस्ता होना था, पेट्रोल सस्ता होना था, क्या होना था? एक अपॉइंटमेंट को रोकने की नाकाम साजिश की, उसमें अपनी जान को झोंकन में डाला, 5 आदमियों को, गरीबों को मरवा दिया, जिनको पीछे मुड़ के किसी ने देखा नहीं, समेत पार्टी के, ठीक है, उनके वाली वारिस, उनका रेस, उनके बच्चों की परवरिश, उनको कमाने वाला आदमी जो चला गया, वो बच्ची जो एक मीडिया की है वो मारी गई, उसका जवाब कौन देगा? ठीक है, ये सारा ड्रामा 20 लाख लोगों का किस लिए था? क्या रोटी के लिए कर रहे थे आप? गरीब के लिए कर रहे थे? पेट्रोल कम कर रहे थे, इकोनॉमी ठीक कर रहे थे, मुल्क में सड़कें बना रहे थे, ब्रिजेस बना रहे थे। ये एक अपॉइंटमेंट में रोकने के लिए किया था। क्या जरूरत थी आपको रोकने की? कौन लगता है आपका? क्या लगता है? सुने, आप अगर इलेक्ट होकर प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं, आपकी जगह आर्मी चीफ ए हो, बी हो, सी हो, डी हो, हमें उससे क्या फर्क पड़ता है? ठीक है, वो आर्मी चलाए, हम अपनी हुकूमत चलाएंगे। लेकिन नहीं, ये किसने खान साहब को बंद गली में लेके गया? कोई तो ये सारे लोग हैं ना, पाकिस्तानी कौम पागल थोड़ी है। अगर आप कहती है इमरान खान साहब पॉपुलर है, बिल्कुल है। पीडीएम की नफरत में भी इमरान खान साहब के लोग खड़े हो गए, उनकी पॉपुलैरिटी और बढ़ गई है। पीडीएम का बोझ तो किसी सूरत पाकिस्तान नहीं उठा सकता। इन बेईमानों की शक्लों को तो कोई देखने को तैयार नहीं है, ना इनकी आने वाली नस्लों को देखने को तैयार है। ठीक है, और आज भी जो लूट मार का बाजार अक्रॉस द बोर्ड पूरे पाकिस्तान में फैला हुआ है, चाहे वो सिंध हो, बलूचिस्तान हो, पंजाब हो, केपी के हो, तबाही मची हुई है। ठीक है,
अब आप सीएम केपी की बात करेंगे, बहुत अच्छा आदमी है। बट ये तो ठीक है? खान साहब का डिसीजन था मैं कि यही मैं तो आपसे नहीं पूछ मानूंगा इस नहीं हुकूमत को। फरीदा, मैं आपसे, उनका डिसीजन था कि मेरी- मैं इनको चोर डाकू समझता हूं या इंपोर्टेड समझता हूं मान और ले- एस्टैब्लिशमेंट ले आई मान है, ले, मैं इसलिए वो नाराज मैं थे आप एक establishment मिनट से। के लिए मान ले खान साहब जो कह रहे थे वो ठीक है। तो आज जब आपको ये पता है कि इलेक्शंस भी आपकी इस तरह से सियासत के तहत आपने ये वैक्यूम दिया कि पीडीएम आई, आपने गलतफहमियां करवाई लोगों के बीच में, मुल्कों के बीच में, कि आपके लोगों ने, कि आपको हुकूमत से जाना पड़ा, आप ही की गलतफहमियों की वजह से। ये तो आप इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी को endorse कर देखिए रहे हैं। मेरी बात सुने, आपने दोस्त ममालिक को नाराज कर दिया, आपने हमदर्दों को नाराज कर दिया, आप क्या ड्रामेबाजी। दोस्त ममालिक चाहते थे कि खान साहब भाई आप एक आदमी, आपके साथ मुखलिसी चल रहा है, आप उसको धक्का दी जा रहे, गाली दी जा रहे, बुरा भला की जा रहे, आप बंद कमरों में जो बातें कर रहे थे, यही जो आपके सांप थे ये उनको जाके रिपोर्टें दे रहे थे, या दोस्त ममालिक को भी दे रहे थे, एस्टैब्लिशमेंट रिश्ता खराब कराने में, ताल्लुका खराब कराने में, दोस्त ममालिक ताल्लुका खराब कराने। इमरान खान साहब के इर्द गिर्द लोग हैं कि वो चाहते थे इमरान खान साहब हट जाएं, वो आ जाएं। अच्छा, अब आप एक मिनट के लिए ये बात करें कि पंजाब के अंदर तो पंजाब हुकूमत चल रही थी, इमरान खान साहब की हुकूमत थी केपी की, और पंजाब में, पंजाब मीन्स आधा पाकिस्तान, ठीक है। किसने इमरान खान साहब को राय दी कि अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारे और एक नई कहानी लेके आ जाएं कि जी हम रिजाइन कर देंगे? भाई रिजाइन करने से क्या होगा? इलेक्शन मिल रहा है आपको, इलेक्शन तो अब आपको टाइम पे भी शायद ना मिले, उससे भी 6 महीने 1 साल आगे चला जाए। ये बता दें जरा कि कैसे टाइम पे नहीं मिलेगा। ऐसा देखिए मेरी बात, अक्टूबर तो वैसी टाइम लाइन है लीगली, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर गुंजाइश है इकोनॉमिक इमरजेंसी की, 6 महीने साल आप वैसे एक्सटेंड कर सकते हैं इस मुल्क के अंदर। जिस वक्त आप बैठ के ये बात पहले अनाउंस करें, इट साउंड्स वेरी मेलाफाइड। देखिए प्रॉब्लम ये है कि कोई भी अगेंस्ट द विंड, हवा के दूसरी तरफ बात करने को तैयार नहीं है। मैंने कुर्बानी दी, मुझे सर्टिफिकेट दिया, बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन कह रहे हैं कि वो ये इसके ऊपर निकालेंगे कोई ना कोई तरीका का। पाकिस्तान के अंदर ना कोई रॉकेट साइंस करने की जरूरत नहीं होती। यहाँ भुट्टो जैसे साहब जैसे काबिल लोग भी तख्त पे चढ़ गए, ठीक है। तो ये कोई आई गई नई कोई थ्योरी नहीं पाकिस्तान की बता रहा, लेकिन आपकी पंजाब की हुकूमत चल रही थी, आपको पंजाब की हुकूमत को और उठाना था, आपको अपनी पॉपुलैरिटी से मुल्क को फायदा देना था, अपनी सियासत को फायदा देना था, ठीक है। आपने इधर ही पैर पे कुल्हाड़ी मार दी। क्यों भाई? अगर हुकूमत चल रही थी चलाने देते, केपीके में चलने दो, लोग देखते कि कितना फर्क आया, ठीक है। अब जब आप गवर्नमेंट चल रही थी, आपने मैं रिजाइन कर दूंगा। अब क्या होगा पंजाब में? अब तो बहुत सीधा सीधा खेल है, कल मोस्ट लाइकली बेंच टूट जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर 1 हफ्ता मिल जाएगा, उसके बाद 1 हफ्ता वो मजीद उनको टाइम दे देंगे, उसके बाद आईनी कानूनी तौर पे तो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेना ही लेना है। जिसमें वोट ऑफ कॉन्फिडेंस होगा उस वक्त परवेज इलाही साहब हार जाएंगे। जब हार जाएंगे तो नेक्स्ट क्या होगा कि स्पीकर बोलेगा कि जी आप जो जिसकी मेजॉरिटी बोला सामने ले आए। मेजॉरिटी तो है नहीं, 17 आदमी एक तरफ खत्म हो चुके हैं, इमरान साहब को छुरा घोप चुके हैं, और 45 से 47 लोग ऑलरेडी फेंस पे खड़े हुए हैं। जो 45 बीबीटीआई तो डिनाई करती है इसको। देखिए आप और बहन मैं यहीं हैं। प्रॉब्लम ये है कि अभी तक जो सब चीजें कह रहा हूं मैं होती चली जा रही है। लॉजिक ये जानना चाहती हूँ कि जो कॉन्स्टिट्यूएंसी की सियासत करता है उसको कॉन्स्टिट्यूएंसी नजर आ रही होती है। ये खुद हमें कॉन्स्टिट्यूएंसी की सियासत करने वाले ही बताते हैं। आप खुद माने कि खान साहब इस वक्त मोस्ट पॉपुलर लीडर हैं, शक नहीं है। पंजाब में जो कॉन्स्टिट्यूएंसी की सियासत करता है, इतना मुश्किल वक्त गुजार के, वो क्यों जाएगा छोड़कर? देखिए जिस वक्त भुट्टो साहब थे वो अपनी पॉपुलैरिटी के पीक पे थे, ठीक है। लोगों को पेट का मसला उस वक्त भी था, कोई बाहर नहीं निकला, ठीक है। नवाज शरीफ साहब भी बहुत पॉपुलर थे जिस वक्त वो डिस्क्वालीफाई हुए, ठीक है। क्या हुआ मुल्क के अंदर, क्या फर्क पड़ा? इसी तरीके से जब आप बंद गली में ले गए, इमरान खान साहब से बंदूक भी चलवा दी, गोली भी चलवा दी है, और उल्टे काम करवा दिए हैं कानूनी तौर पे। कानूनी बंदूक चलाई उन पे चली है। नहीं देखिए वो एक सेपरेट डिबेट है, लेकिन इमरान खान साहब से गलतियां कराई उसमें। जब आप एक सीट पे होते हैं ना बहन, तो प्राइम मिनिस्टर कुर्सी के अंदर कानूनी तौर पे अगर देखें ना, तो उस दायरा कार के अंदर एक दिन भी कोई प्राइम मिनिस्टर कानून के तहत नहीं चल सकता, ठीक है। जब कानून और सिस्टम अपनी आंख खोल लेता है तो वो हाथी जाने देता है कारपेट के नीचे से, दुम पकड़ लेता है, ठीक है। और मैं खान साहब को समझा रहा था कि वो टाइम ना लाएं कि ये सब चीज़ें बाहर निकलना शुरू हो जाए। जब वो बाहर निकलना शुरू हुई, इसमें तोशा खाना है, खान साहब का लेवल तो नहीं है काम करने का। ना खान साहब को हमने कभी बेईमान और ग्रीडी आदमी देखा। खान साहब इसमें इन्वॉल्व नहीं है। खान साहब तो गलती, अब देखिए ना, मेरे घर में कुछ किसी ने गलती की तो जिम्मेदारी तो मुझे लेनी पड़ेगी। मेरे ऑफिस में किसी ने गलती की है तो मैं जिम्मेदारी लूंगा, मेरे ड्राइवर ने गाड़ी मार दी तो मेरी जिम्मेदारी बनती है। लेकिन 10 दफा गलती करने पे आप उस आदमी को चांस दे रहे थे, ये खान साहब क्यों कर रहे थे? ये तो मेरी समझ से बाहर है। आपको ये लगता नहीं है? ठीक है, मामला कोर्ट डिसाइड करेगा, अदालतों से पता चलेगा, लेकिन उससे पहले एक पूरा तूफान बर्पा किया गया, एक पूरा तासुर बनाया गया कि खान साहब करप्ट हैं। नहीं नजर नहीं आपको? देखिए मेरी बात सुने, खान साहब करप्ट नहीं है, खान साहब ना लालची आदमी है, ठीक है। लेकिन क्या खान साहब के लेवल के आदमी को
ये काम करना चाहिए था जो उसने अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं किया। पैसा तो अल्लाह ने उनके साथ ऐसा रखा हुआ है कि वो पैसा आगे आगे और पीछे उनके चलता है, वो साइड से गुजर जाते हैं। मेरा तोहफा मेरी मर्जी, मैंने भेज दिया। देखिए मेरी वो बात कहते हैं आर्मी चीफ से पूछे उनको कितने जब तोहफे जब मिले। आप बिल्कुल पूछे। और दूसरी बात ये कि देखिए बहन, जब आप अखलाकियात की टॉप बुलंदी पे बिठा देते हैं पूरी कौम को, तो फिर कौम आपसे एक चाय का सिप भी ज्यादा पीने पे आपसे कहती है वो तो चोर थे, वो तो ही बेईमान, आपने क्यों ये काम किया। ठीक है, तो आपको एक काम गलती हो गई, 2 दफा गलती हो गई, 3 दफा गलती हो गई, आपने तोशा खाना के अंदर 50 दफा गलती कर दी और आपने उन लोगों को जिम्मेदारी उन पे आ गई ना। होंगे ना है इसमें, देखिए वो है फॉरेन फंड। देखिए मेरी बात होंगे ना, आपने कहा 99.9% देखिए मेरी बात सुने, मैं अभी भी अपनी जबान पे अपनी बात पे कायम हूं। मैं तो इस सिस्टम से गुजरा हूं नाअहली के, वही तो पता है यहाँ कानून किस तरह ऑपरेट करता है। यहाँ तो आपसे ये भी सवाल होता है कि आपने फुल स्टॉप क्यों लगाया, कॉमा क्यों लगाया, सीधे हाथ से क्यों नहीं पाया पी, उल्टे हाथ से क्यों पी। जब कानूनियत पे आ जाता है, वैसे तो बेकानूनियत है इस मुल्क के अंदर, कानून है ही नहीं। कानून तो गरीब के लिए, मरने के लिए भी गरीब है, आटा खाने ना खाने के लिए भी अमीर गरीब है, सब कुछ अमीर के पास है। तो सोच लिया गया है कि होंगे ना, सोच लिया नहीं गया। कानूनी पेचीदगियों में कानूनी गलतियां इमरान खान साहब से डेलिबरेटली उनके लोगों ने कराई। इमरान खान साहब के आगे जो चोशा खाना का केस है वो जायज भी है, हलाल भी है, लीगल भी है, हर लिहाज से उनको उनके लोगों ने, फंसाने वालों ने समझाया उनको। और मैं आपको रिस्क पे आज भी कह सकता हूं कि इमरान खान साहब ने जो डिक्लेयर की ये कीमतें, इमरान खान साहब को उतनी ही कीमत मिली है। बाकी जो ऊपर के पैसे उनके अपने और पराए, गंगा में हाथ धो के जेब में माल डाल के कुछ निकल गए हैं, कुछ इसी मुल्क के अंदर हैं। तो अगर इमरान खान साहब ने मिसाल के तौर पर कहा है कि मुझे इस चीज के 10 रुपए मिले, बिकी ये 1000 रुपए की है, तो इमरान खान साहब की जेब में 10 रुपए ही हलाल और लीगल आए हैं जिसपे वो लड़ रहे हैं। लेकिन जो बाकी 990 रुपए हैं वो उनके अपने और पराए जेबों में डाल के ले गए। कोई रॉकेट साइंस की जरूरत तो नहीं है किसी को पकड़ने के लिए। किसने किया है? जो बहुत फ्रंट फुट पे आके बातें कर रहे थे, जो बहुत बड़ी बड़ी दलीलें दे रहे थे, जो हॉक्स थे, वो आज क्यों दुम दबा के पीछे बैठे हुए हैं? और क्यों जाके लोगों को कह रहे हैं गालियां देने के लिए हमें इमरान खान साहब हिदायत दे रहा? क्यों कह रहे जाके वो लोग? पकड़े ना इमरान खान साहब, गर्दन उतारे उनकी। हमें तो मेडल दिया 15 साल की फाइनेंशियल, इमोशनल, एथिकल, हर किस्म की लॉयल्टी देने के बाद, कुर्बानियां देने के बाद। ठीक है, हमें तो मेडल दे दिया। कौन है अभी खान साहब के? तो बहन आपको मुझसे ज्यादा लोगों को पता है, लेकिन फिर भी कौन आपको नजर आते हैं? जो अभी एक शादी में भी उसके बहुत सारे लोग नजर आए आपको। आप गए शादी पे? मैं क्यों जाऊंगा? आपको नहीं बुलाया? नहीं, मैं अगर मुझे बुलाया भी होता तो मैं नहीं जाता, क्योंकि मैं किसी उस इंसान से अपना आपको कनेक्ट नहीं करना चाहता, चाहे वो किसी इदारे का सरबराह हो या वो किसी पार्टी का सरबराह हो, जिसने मुल्क, इदारे और सियासत और मईशत और फाइनेंशियल करप्शन के साथ मुल्क को नुकसान पहुंचाया। अब खुल के बात करें तो मैं आपसे खुल के बात पूछ लेती हूँ, जान की अमान पाकर ये सवाल कि ये तासुर तो यही था जो कि हम हमेशा से ही कहते थे कि हो नहीं सकता कि रिफ्ट हो, लेकिन एक तासुर दिया गया PMLN की तरफ से, PDM की तरफ से, PTI की तरफ से भी कि शायद फॉर्मर DGI और फॉर्मर आर्मी चीफ के आपस के ताल्लुकात इतने खुशगवार नहीं थे। फिर तभी वो जब शादी में गए तो बड़ा उसको पजीराई भी मिली। ये तासुर सही था एक वक्त में? देखिए मेरी बात सुने फरिया साहब, इशू हमारे मुल्क के अंदर, हम बहुत ही स्पेकुलेटिव लोग हैं, हम गॉसिप बेस्ड लोग हैं। मैंने आपके कमरे से बात सुनी, मैंने अगले कमरे में कर दी। फौज का जो निज़ाम है, जितना मुझे और आपको एज लेमैन ना जानते हुए जो थोड़ी बहुत समझ है, वो बड़ा डिसिप्लिनरी है। वहाँ आप किसी को पसंद करें तब भी कुछ नहीं होता, ना पसंद करें तब भी कुछ नहीं होता। उनके अंदर एक सिस्टम है, उस सिस्टम के तहत ही कैप्टन से लेके ऊपर तक रैंक्स चलते हैं, मेरिट के ऊपर आते हैं लोग। तो ना मेरे पास कोई ऐसी नॉलेज है, ना मेरे पास कोई ऐसी इंफॉर्मेशन है। सो उस इदारे की कारकर्दगी और उस इदारे को कारकर्दगी करने के ऊपर छोड़ देते हैं। हम डिबेट करते हैं कि हम कुछ लोगों को, आपने शादी का जिक्र किया तो मेरे ज़हन में ये सवाल है। मैंने तो आपको जिक्र सिर्फ इतना किया था कि वहाँ आपको लोग नजर आए, माइनस फवाद चौधरी, क्योंकि मेरा दोस्त है और मैं उसके पॉलिटिकल एक्यूमेंट को बड़ा पसंद भी करता रहा हूँ। और मैं अभी भी समझता हूँ कि उसको, जिनका आप जिक्र करते हैं तो फवाद चौधरी उनमें शामिल नहीं है, ये हम लिख लें? हाँ बिल्कुल लिख लें, माइनस करते जाएं। मुराद सही था उनमें। मैं तो बाकियों का देखें, मैं खान साहब को रिपोर्ट करता था, मैं उसी लेवल पर ऑपरेट करूंगा, उससे नीचे इट्स बिलो माय डिग्निटी टू टॉक इवन। बट आपके फेवरेट और कौन है PTI में? नहीं, मैं तो एक तो नहीं हो सकते, मैं तो अली मोहम्मद खान बहुत जबरदस्त नाम है पार्टी के अंदर, मुखलिस नाम है, कहाँ खड़ा हुआ है वो पार्टी के अंदर। ठीक है, और उमर चीमा है,
Right. बहुत ज़बरदस्त फेस है, Right. मुखलिस है पार्टी के साथ, ऑनेस्ट है, एक अच्छा इंसान है, Right. एक अच्छा लॉयल बंदा है। वो भी कहाँ है मेन स्ट्रीम के अंदर? तो 5-6 लोग हैं खान साहब के जो लुटिया डुबो रहे हैं, उसमें से वो कई तो टाप के आए। अलीम खान को आप कैसे समझते जहांगीर हैं? तरीन पार्टी के लिए एक एसेट था, एक कामयाब आदमी था और इनसिक्योर आदमी था। उसने कहा पार्टी के लिए बहुत अच्छे काम किए। साजिशी अनासर अपने और पराये ने मिलकर उसको भी गिरा दिया, पार्टी से निकाल दिया। और उस पर जो इल्ज़ाम लगाया वो एक इतना बेबुनियाद इल्ज़ाम है शुगर का कि आपने एक आदमी को लाइसेंस दे दिया। मुझे आपने मिसाल के तौर पे कहा ये आपको गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान लाइसेंस दे रही है कि आप क्लैशनकोव खरीद लें। मैं वो लाइसेंस पे गया, क्लैशनकोव खरीद के जब गाड़ी में आके बैठा तो मुझे आके गवर्नमेंट ने कहा तुमने क्लैशनकोव क्यों खरीदी है? तो मैंने उनसे कहा कि भाई आपने मुझे लाइसेंस दिया था, मैंने खरीद ली। वो कहते नहीं, लाइसेंस तो मैं दिया था, तुम बंदूक नहीं खरीद सकते। तो जिन गधों ने, जो 2 इंपॉर्टेंट गधे थे इमरान खान साहब की पार्टी के अंदर, जिन्होंने वो लाइसेंस जहांगीर तरीन को इशू किया था, उन गधों को तो आज भी खान साहब घोड़ा समझ के पाल रहे हैं और जो घोड़ा था उसको निकाल दिया। ये पार्टी का डिसिप्लिन है, ये पार्टी का विजन है। अलीम खान को आपने सारी सेक्रीफाइसेस करने के बाद, मॉरल, इमोशनल, फाइनेंशियल टक्कर देने के बाद, मुंह देने के बाद, आपने किसी की ईमा पे पार्टी के अंदर आपने हथकड़ियां लगने दे दी और आपने उस आदमी की अकाउंटेबिलिटी नहीं की जिसने एक काम किया, जिसने एक काम करवाया। और आपको गलत ब्रीफ किया गया और गलत ब्रीफ करने के बाद जब हम जैसे लोग गए और खान साहब को राइट ब्रीफ किया तो चीज़ें ठीक हो गई। और फिर ठीक होने के बाद वो कौन 3-4 लोग थे जो अलीम खान के पास गए, उनसे प्लॉट लिए, जिनके बाप दादा के पास खाने को पैसा नहीं है, वो आज कराची में दंदनाते फिरते हैं, गाड़ी और बंगले लेके फिर रहे हैं, इस्लामाबाद में अलीम खान के प्लॉट के ऊपर घर बना रहे हैं। आपको कितनी देर लगेगी पता करने के लिए? मैं तो जिस दिन फटूंगा उस दिन मैं सबको ले डूबूंगा, लेकिन मैं सिर्फ मुनासिब वक्त का इंतजार कर रहा हूं क्योंकि मैंने खास तौर पर लिए घूम कराची में रहे हैं। कराची में भी उनके बाप दादा ने कुछ नहीं किया, उनका कोई कारोबार नहीं था। वो गाड़ी बंगले कराची में भी कैसे लेके बैठे हैं, उनके बच्चे बाहर कैसे पढ़ रहे हैं, उनका नौकर चाकर कहां से है? पूछे तो उनसे कितने लोग हैं, आपको कितनी रॉकेट साइंस की जरूरत है? कराची किसी एमपी को फोन करके पूछ ले तो वही आपको बता देगा। ओके, वो सारे लोग जाने एक क्वेश्चन और, उन्होंने अलीम खान की पीठ पे भी खंजर फेंक मारा, उनको इस्लामाबाद लेके आए ये कह के कि आपको इमरान खान साहब बुला रहे हैं। अलीम खान ने पीटीआई की पीठ पे खंजर नहीं मारा? आप एंड टाइम पे छोड़ देना, पीठ पे खंजर मारना। अच्छा मेरी बात सुने, आपने एक आदमी को हथकड़ी लगाई गलत, आपने उसकी बराबर वाली जगह के ऊपर वही काम करने दिया जो अलीम खान को नहीं करने दिया। आपके लोगों ने अलीम खान से प्लॉट लिए, आपने क्या किया? आपके लोगों ने अलीम खान को गुमराह करके वापस लेके जब आए और आपको कमरे में जाएगा जब मैं भी मौजूद था कि अलीम खान इज द वर्स्ट चॉइस, और अलीम खान को आप गाड़ी में बैठा के उसी के जहाज में बैठकर इस्लामाबाद आए, उसे प्लॉट लेकर कि हम तुम्हारे सीएमशिप रेकमेंड कर रहे हैं। उसके बाद अलीम खान को आप गालियां भी दें, उसके कपड़े भी उतारें और अलीम खान से आप मुंह पे थप्पड़ मारें, उसका गला दबाएं और कहें वो चीखे भी ना, तो ये क्या तहरीक इंसाफ कोई आसमानी मखलूक है या आसमानी ताकत लेके आई हुई है कि लोग कह रहे हैं कि जी जो इस पार्टी से निकल जाएगा उसकी किस्मत और सियासत खराब होगी? ये खुदाई दावे कौन करने लग गया है? तो 1 साल पहले इमरान खान अगर अच्छा आदमी है और इमरान खान साहब अच्छे आदमी हैं, वो हैं, लेकिन इमरान खान साहब के इर्द गिर्द के लोग निहायत ही घटिया 4-5-6 काबिल लोग हमारी पार्टी बहुत हैं, लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं है, ना वो आगे आ सकते हैं। ये 4-5 आदमियों ने पूरी चीजों को हाईजैक किया हुआ है। इन्हीं की लॉबी के तहत इमरान खान साहब का पीए लगता है, इन्हीं की लॉबी के तहत इमरान खान का ड्राइवर आता है, इन्हीं की लॉबी के तहत इमरान खान का गार्ड आता है, इन्हीं की लॉबी के तहत इमरान खान का कुक आता है, इन्हीं की लॉबी के तहत इमरान खान का ऑपरेटर आता है। और वो ऑपरेटर्स, वो पीए, वो सारे लोग बड़ी बड़ी बड़कियां मार के फिर जब कस्टडियों में जाते हैं तो इमरान खान के नाम से हर चीज बताते हैं और अपने फोनों के डेटास देते हैं कि जी हम तो मजलूम लोग हैं, हमसे खान साहब ने काम करा है। खान साहब ने तो किसी से कोई गलत काम करने को नहीं कहा। आप गलत काम करके खान साहब पे इल्जाम लगा दें तो ये आपकी अपनी चीज है। हमने तो खान साहब को बचाया जाता है। ये बता दें गिरफ्तार हो सकते हैं खान साहब? देखिए इमरान खान साहब ने कोई कत्ल तो किया नहीं है कि वो गिरफ्तार हो जाए, और गिरफ्तारी किस चीज पे उनकी होगी और क्यों होनी चाहिए जब आपने पाकिस्तान के जो टॉप के डाकू हैं वो खुलेआम फिर रहे हैं और इमरान खान को आप किस बहैसियत किस चीज के फांसी? बट लोग चाहते हैं कि गिरफ्तार हो। हाँ, खान के अपने लोग चाहते हैं, खान साहब के, खान की पार्टी के अंदर जाते हैं, खान के अपने करीबी से करीब लोग चाहते हैं। क्या बातें आप कर रही हैं?
ये आपको कैसे पता कि वो चाहते हैं? आप कॉल्स तो नहीं सुन रहे? नहीं, क्यों? मैं पार्टी का हिस्सा था भाई, मैं 6 कोर कमेटी, 6 लोगों की कोर कमेटी का भी हिस्सा था। मैं खान साहब के साये की तरह क्लोज था, तो मैं अंधा तो नहीं हूं ना, बहरा तो नहीं हूं जो देख रहा था। ओके, ठीक है। सो विल टेक अ ब्रेक एंड वी विल बी राइट बैक। एंड वेलकम बैक। दूसरी तरफ कराची और हैदराबाद में बल्दियाती इलेक्शन का दूसरा मरहला 15 जनवरी को होगा। एक कोशिश वहां पर हो रही है एमक्यूएम को यकजा करने की। इस हवाले से इस्टेब्लिशमेंट पर भी इल्जाम लगाए गए कि वो इसमें सरगर्म है। कामरान टसोरी साहब गवर्नर सिंध हमारे शो पे कुछ दिन पहले मौजूद थे। हमने उनसे फैसल वाडा साहब के हवाले से पूछा गवर्नर साहब से। लेट्स सी व्हाट ही सेड। देखें, फैसल वाडा भाई जो हैं वो पूरे पाकिस्तान के हर दिल अजीज वाडा भाई हैं। अगर ख्वाहिश का इजहार करेंगे तो फिर हम बैठ के बातचीत कर सकते हैं। पहले तो वो अपनी ख्वाहिश का इजहार करें, तो फिर खालिद मकबूल सिद्दीकी भाई से मैं खुद बात कर लूँगा। सो ही सेइंग कि आप पूरे पाकिस्तान के भाई हैं, उनके भी भाई हैं, और वो बहुत वेलकम करेंगे आपको एमक्यूएम में। देखें, कामरान टसोरी साहब जो हैं, गवर्नर सिंध जो हैं, वो मेरे भी भाई हैं, मेरे दोस्त हैं, और मुझे उनकी गवर्नरशिप के अंदर बहुत खुशी है कि वो गवर्नर बने हैं सिंध के। और उनकी गवर्नर के होते हुए किसी को ये नहीं लगता कि ये किसी पार्टी का गवर्नर है, सबको लगता है उनका गवर्नर है। तो ये उनकी क्वालिटी है और इस क्वालिटी को सराहना चाहिए। लोग जितना भी उनके ऊपर बातें करना चाहें, लेकिन अल्लाह आपको वेलकम करे एमक्यूएम में। अब जा सकते हैं एमक्यूएम में। देखें जी, यहाँ पाकिस्तान में कोई भी चीज़ नामुमकिन नहीं होती दुनिया के अंदर, ठीक है। तो जब आप बहुत सारे जिनको आप डाकू, चोर, कातिल कहते थे, वो आप अपनी पार्टी में अपनी आंखों में ओहदों पे बैठे हुए देख सकते हैं, तो फिर पाकिस्तान में तो कुछ सब कुछ हो सकता है, तो ये क्यों नहीं हो सकता? लेकिन मैं मुमकिनात पे बात करूँ, मैं तो कहीं नहीं जा रहा। एंड जब हम बात करते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल होगी है, तो ये जो यहाँ पे हो रहा है एमक्यूएम की दोबारा इकट्ठे होने की सूरत में, और फिर हम साथ में ये भी देख रहे हैं कि बलूचिस्तान में भी एक एक्टिविटी हो रही है। सो इसमें कहीं आपको नहीं लगता फुटप्रिंट्स हो? देखिए, मेरी बात सुने फरीद साहब, आप इसको इस तरह कंपेयर किया करें। जब जहांगीर तरीन जहाज भर भर के ला रहे थे तो उस वक्त क्या हो रहा था? सब कह रहे थे, उस वक्त क्या हो रहा था? सब कह रहे थे कि है, कह रहे थे, अब भी सब कह रहे हैं, मानता तो नहीं था, ठीक है, राइट। ठीक, उसको हम कहते थे हमारी पॉपुलैरिटी है। तो आज अगर सारे महाजिर एक प्लेटफॉर्म पे हो गए हैं और एक बनती भी बात थी, अब सवाल ये कि ये वोट पुल कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन अगर हो रहे हैं तो इसमें कौन सी चीज़ रॉन्ग हो रही है? तो 2017 में भी काम हुआ था। मुस्तफा कमाल साहब को क्या हमने नहीं जाके कहा था हमारी पार्टी में आ जाए, हमारी पार्टी में जम हो जाए? कहा था। क्या हमने एमक्यूएम को गालियां दे के फिर एमक्यूएम के साथ दोस्ती नहीं की थी? फिर क्या एमक्यूएम को हम कहते हैं कि उन्होंने रिजीम चेंज के अंदर हमें धोखा दिया? उन्होंने तो हमें धोखा नहीं दिया। रिजीम चेंज के अंदर इमरान खान साहब ने नहीं, उनकी पार्टी के 3 आदमियों ने मिलकर एमक्यूएम को धोखा दिया। उस धोखे पे वो नाराज हुई और उस पार्टी उन्होंने हमारी गवर्नमेंट को छोड़ा और रिजीम चेंज ऑटोमेटिकली हो गई। ये आपकी नई इंटरेस्टिंग बात हो रही है यहाँ पर। आप ये कह रहे हैं कि एमक्यूएम के इंटरनल मैटर्स से नहीं, मैं आपको, हमने धोखा दिया, हमारी पार्टी के 3 लोगों ने धोखा दिया एमक्यूएम को और इमरान खान साहब को। कौन है वो? एमक्यूएम के अंदर एमक्यूएम को कहा जाता है कि उनको फौजी बाजवा साहब ने इशारा किया तो वो निकल गए, ऐसा नहीं था। और जो आप मेरी बात पर यकीन ना करें, आप फरूख नसीम साहब से पूछें। फरूख नसीम साहब के साथ बात ये हुई कि हमें शिपिंग मिनिस्ट्री दे दी है, हमें गवर्नरशिप दे दी जाए, और जब आप काफ लीग को इतना कुछ दे सकते हैं तो हमें क्यों नहीं दे सकते, और हमें वजारत कानून नहीं चाहिए। ये फरूख नसीम साहब से बात हुई, मैं उसका आर्बिट्रेटर था। और जब ये रिजीम चेंज की एग्जैक्ट टाइम्स की बात हो रही थी तो मुझे खान साहब ने कहा कि दे दो, वी अग्री, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं, हम बाकी वजारत एडजस्ट कर लेंगे। मैंने फरूख नसीम साहब को कहा कि जी वी आर रेडी फॉर इट। मैं इस्लामाबाद में था, कराची में 3 लोग उनसे मिलने गए। उनमें से एक जो गवर्नर थे वो उस टाइम के गवर्नर साहब थे, जो उस वजारत के वजीर थे वो थे। एक जो है सियासत कराची में करते हैं, वोट इस्लामाबाद से रहते हैं। उन्होंने जाके कहा कि हम ये दोनों चीज़ें नहीं करेंगे। ये इमरान खान साहब को उस दिन तक नहीं पता। आप कह रहे हैं गवर्नर इमरान इस्माइल? मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, ना मेरा लेवल बनता है। नहीं, देखिए, मैं तो ओहदों तक रहूंगा, ठीक है जी। उन ओहदों के ऊपर जो बैठे हुए थे लोग, उन्होंने अपने ओहदे बचाने के लिए एमक्यूएम को कहा कि जी इस टॉपिक पे बात ही नहीं होगी, ठीक है। और मुझे उसी बात पे एमक्यूएम नाराज हो गई कि आपने कमिटमेंट किया और कमिटमेंट के बाद आपने धोखा दिया है हमें, तो अब हम आपकी बात पे भरोसा नहीं कर सकते। मैंने इमरान खान साहब को जाके ये भी बताया, और उसके बाद जब इमरान खान साहब ने मुझे ये फिर कहा कि जाके मिलो, तो आपके पास टीवी पे स्टेटमेंट्स हैं, रिकॉर्डेड है, जिसमें मैंने कहा था कि मेरे पास अब मुंह नहीं है एमक्यूएम पास जाने का।
नहीं, हम ये अगेन मैं फिर उसी मीटिंग की बात करती हूँ प्राइम मिनिस्टर हाउस के बाहर, जब बादशाह शरीफ, खावर घुमन साहब एंड आई वाज देयर, तो आपने कहा कि MQM हमारे हाथ से निकल गई है। क्यों निकल गई? मैंने आपको याद था, मैं बहुत डिस्टर्ब था, अपसेट था। ये भी वही बात हुई तो थी ना। आप भी इसकी विटनेस हैं कि मैं उस वक्त भी वही बात कर रहा था जो आज बात कर रहा हूँ। तो मुझे तो मेडल में सर्टिफिकेट पकड़ा दिया कि पार्टी छोड़ दो, निकाल देते पार्टी से। जब मैंने लब्बैक कहा, मेरी रेस रोटी पार्टी तो नहीं है, अल्लाह की मेहरबानी है मुझ पर। जब उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर गारंटी दे रहे थे कि ये ओहदे मिलते हैं, तो इन लोगों की इमरान खान साहब डायरेक्ट तो नहीं इस लेवल के आदमी ना कि वो बैठ के बात करें, उनके बेहाफ उसकी टीम बात करती है। मासूम तो नहीं कि उन्होंने आप फरूख नसीम साहब से पूछ लें, शायद मैं झूठ बोल रहा हूँ, आप ये इसको इस तरह ले लें। मैं तो नहीं गलत बात कर रहा, MQM मेरा कोई बाप तो नहीं लगता, या मैं उनको खाता तो नहीं खाना। जो सच्ची बात है वो सच्ची बात है। जहां उनको बुरा कहना होता है, जहां हमको बुरा कहना होता था, मैंने सबसे पहले कहा, उसके बाद खड़ा हुआ मैं कराची के अंदर, जब कोई भी खड़े होने को तैयार नहीं था। जो बात ठीक है वो ठीक करें ना। पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस होने लगी थी, फिर डिले हो गई थी। एग्जैक्टली तो वो क्यों था? आप फरूख नसीम साहब ने कहा कि फैसल तुमने प्राइम मिनिस्टर के बिहाफ पे हमें कमिटमेंट दी है, और तुम्हारे ये लोग आकर कह रहे हैं ऐसी कोई बात नहीं है, तो हम मेरी पार्टी आप मेरी सुनने को तैयार नहीं है और हम तुम पे भरोसा करने को तैयार नहीं। मैंने कहा ओके जी ठीक है, मैं क्या कर सकता हूँ इसके अंदर, मैं क्या कर सकता हूँ? क्योंकि लोगों को इमरान खान जिसका वसीला बना, जिसकी वजह से उनको वोट मिले और उनको ओहदे मिले, उन्होंने इमरान खान को खंजर मारा। वो आज भी इमरान खान साहब करीब है, तो ठीक है फिर इमरान खान साहब करें। और कराची में हमारे पास बड़े अच्छे MPs हैं, बड़े अच्छे लड़के, लेकिन वो भी कीड़े और गटर के कीड़ों के हाथ में दिए हुए, तो कराची क्या परफॉर्म करेगा? कराची के अंदर समेत मेरे हमने कराची को दिया क्या है? अभी बल्दियाती इंतखाबात आप देख लेना। और आपको मैं फरिया साहब, मैं आपको एक चीज बताता हूँ फरिया साहब, मैं हामिद मीर साहब के भी शो पे कह के आया, मैं मालिक साहब के भी शो पे कह के आया, मैं कामरान शाहिद के शो पे कह के आया, मैं नदीम मलिक साहब के शो पे, और मैं आपको भी कह रहा हूँ बहन, आप ये तो मान लिया कि इमरान खान साहब एक जबरदस्त लीडर हैं और उनको अल्लाह ताला ने यहाँ खड़ा किया, बाकियों को यहाँ, इस पर रुक जाए। आप लोग अफसोस ये करें कि पाकिस्तानी कौम के सामने दोनों की टीमें बिठाएं और उनसे पूछें कि भाई इमरान खान की टीम के आप हैं, आप पाकिस्तान में आटा, चीनी, दूध, पढ़ाई लिखाई, डॉलर, पेट्रोल कैसे कम करेंगे, गरीब की कैसे जिंदगी सुधारेंगे? और PMLN के लोगों से पूछें तो आप यकीन करें आप गधे का अवार्ड देने में कंफ्यूज हो जाएंगी कि अवार्ड एक और गधे 10 होंगे। सर अभी जो PDM की परफॉर्मस है उससे आई थिंक ये जवाब मिल गया आपको। उससे पहले PTI की परफॉर्मेंस वर्सेस PDM की 8 माह की परफॉर्मेंस कर ले, आपको मेरी बात सुनिए, ज्यादा आपको वहां पे फर्क नहीं मिलेगा ना। हाँ नहीं मिलेगा। तो फिर मैंने आपको ये कहा ना कि मेडल आपके देखो, गधे आपका बहुत होंगे, तो मैंने तो अपना जवाब खुद ही कह दिया कि PTI की। मैं गधे के साथ डिस्क्लेमर दे रही हूं। आप डिस्क्लेमर देते हैं, गधा इज नॉट अ बैड वर्ड। जब घोड़े को घोड़ा कहते हैं और बड़ा प्राउड फील करते हैं, यू कॉल योरसेल्फ मस्टैंग, you say that I'm anti. In US it's not a bad word, in Pakistan ठीक है, चलें, अगर आप उसको नहीं कह रहे, आप PTI और नून लीग की टीमों को बिठाएं अपने टेलीविजन के ऊपर रोज और कौम को बताएं कि इनके पास क्या प्रोग्राम है। बड़ी इंटरेस्टिंग लीडर बहुत जबरदस्त है इमरान खान। MQM में उस वक्त के आर्मी चीफ की उधर जाने का ये इल्जाम है, लेकिन जब खुद परवेज इलाही साहब कह रहे हैं कि उनको जनरल बाजवा ने कहा, तो क्यों कह रहे थे जब वो कहते कि मैं न्यूट्रल हूं? कौन? जनरल बाजवा ने क्यों कहा होगा उनको? जनरल बाजवा साहब न्यूट्रल बहुत देर बाद हुए हैं, उस गेयर को लगने में बहुत देर लग गई, और वो देर आखिरी दिनों में न्यूट्रल की लगी है ना, और जैसी न्यूट्रल लगी वो काम शुरू हो गया। नहीं, बट इफ ही इज टेलिंग कि परवेज इलाही साहब को कि आप उधर मत जाएं, वहां पे भी तो दुआ खैर होगी। देखिए मेरी बात सुनिए भाई साहब, आप लोग ना जिन डिटेल्स के अंदर जाना चाहते हैं ना, उन डिटेल्स के लिए आपको थोड़ा टाइम दरकार होगा, हर चीज अनफोल्ड हो जाएगी। लेकिन कहा आप कह रहे हैं 500% का, 100% का। जब आपसे हमारी मुलाकात, और मैं आपको ये बात जब कह रहा हूँ, ये जब मैं आपको ये बात कह रहा हूँ, साहब आपके साथ गए थे। देखिए मोनिस साहब की मुलाकात भी मैंने कराई, मोनिस साहब की वजारत के फड्डे भी मैंने सॉल्व कराए। मेरा बहुत प्यारा दोस्त है वो। चौधरी शुजात और परवेज इलाही साहब के बीच में मुझे एक को ढूंढना या एक के साथ खड़ा होना बड़ा मुश्किल काम। मेरे लिए दोनों एक ही घर है, और मेरे लिए वो दो लोगों की प्रेजेंस ही एक घर है, और इंशाल्लाह इनकी दोस्ती के बीच में मैं ही होऊंगा। चौधरी शुजात और परवेज इलाही साहब के बीच में होगी, जरूर होगी, कोई खानदानी दुश्मनी होगी। और तीसरी चीज ये कि मोनिस इलाही साहब के लिए मैं खान साहब को बोलता रहा, खान साहब के लोग दिमाग भरते रहे। वही मोनिस इलाही जो बुरा था, वही मोनिस इलाही को मैं जबरदस्ती ले गया खान साहब के पास, और मैंने मोनिस इलाही के लिए खान साहब को कहा मेरी वजारत दे दे, और फिर मेरी ही वजारत उनको मिली। ठीक है, और आज मोनिस इलाही साहब उनके साथ खड़े हैं, मुझे बहुत अच्छी बात है। लेकिन जो बात मैं आपसे परवेज इलाही साहब वाली बात कर रहा हूँ कि बाजवा साहब ने ये बात उनको कही थी, ये बाजवा साहब ने मुझे भी कही थी कि मैंने कही ये बात। तो जो बात उनकी है अच्छी, जिसने आप पे एहसान किया है, उसकी 100 बुराइयां, लेकिन एहसान फरामोशी ना करें। बाजवा साहब को कहना था कि MQM को भी कह दें।
नहीं, मैं तो ये बात की बात कर रहा हूं, मैं तो ताकि अभी फिर हुकूमत ठीक बच है जाती फिर। नहीं, फायदा एमक्यूएम नहीं के होता। साथ तो हमने धोखा किया है, हमारे 3 लोगों ने, जो इमरान खान साहब ने कमिट किया, उस कमिटमेंट के बरक्स जाके बात की है, ठीक है, तो वो कैसे भरोसा करेंगे? अब मोनी सराय पे दोबारा आते हैं, उनके खिलाफ एफआईए एक्टिव हो गई है, 700 में तेजी से साफी के हवाले से आज उनकी अहलिया को भी तलब किया, ये ज्यादती हो रही है? देखिए ठीक भैया साहब, मेरे लिए मुनासिब नहीं कि मैं मोहनस के लिए कोई सही बात करूं या गलत करूं, क्योंकि मेरा बायस है, मेरा दोस्त है, और इस मुल्क के अंदर जब आप कोई चीज़ करते हो तो आप भरते हो, देर में भरते हो, लेट जल्दी भरते हो, भरते ज़रूर हो, तो मैं तो इसके आगे कुछ नहीं कह सकता। मैंने मोहनस को ये ज़रूर मशवरा दिया था, मैंने मोहनस को 4 दिन पहले ज़रूर अपने भाई को, अपने दोस्त को, मेरा 12 साल पुराना दोस्त है, सियासत से हट के मेरा दोस्त है, ना उस पर मेरा कोई एहसान है ना उसका मुझ पर कोई एहसान है। मैंने मोहन से कहा था उस स्टेज पे ना आके खड़े होना कि तुम 3 में भी ना रहो और 13 में भी ना रहो। अब वो 3 में भी नहीं है और 13 में भी नहीं है, और मुझे अफसोस है इस चीज़ का। बस यहाँ मैं फुल स्टॉप लगाऊंगा, अगले शो में समझाऊंगा। ये तो काफी आपने इंटरेस्टिंग बात कह दी है। हम ब्रेक लेते हैं, उसके बाद कुछ और भी रेवलेशंस हैं राइट आफ्टर ब्रेक। एंड वेलकम बैक। फैसल वाडा साहब हमारे साथ मौजूद है। इमरान खान साहब को एनआरओ देने का भी चर्चा है। आप क्योंकि जस्टिस साकिब निसार से आप काफ़ी क्लोज हैं, जनरल बाजवा के बारे में भी आपको थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन तो ज़रूर है। क्या खान साहब को जस्टिस साकिब निसार ने एनआरओ दिया था? देखिए फिर वही बड़ी, मैं हमेशा फरीद साहब ये कहता हूँ कि आप तब बोलें, और मैं तगड़ा भी उस आदमी को मानता हूँ, दलेर भी उस आदमी को मानता हूँ जो कुर्सी पे बैठे हुए आदमी के बारे में बात करे। कुर्सी पे जब आप बैठे हुए थे तो आलू गोश्त साग और पैरों पे हाथ लगा के आप बातें करते थे, और जिस वो कुर्सी से गया तो उसके 1 घंटे बाद गालियां देना शुरू हो गए, चाहे वो आप साकिब निसार साहब हों, चाहे वो बाजवा साहब हों। मैं अपनी पार्टी के लोगों की, सबका पार्टी के लोगों की बात कर रहा हूँ, ठीक है। इमरान खान साहब के ऊपर तो मैं कोई बात कर नहीं सकता, मेरे वो बड़े भी हैं, मेरा प्यार एहतराम का रिश्ता भी, मेरे आज भी लीडर हैं। मैं आपको ये कहता हूँ कि बाजवा साहब इतने बुरे आदमी थे, इतना सब कुछ उन्होंने किया, खान साहब भी ये बात कहते हैं, तो फिर खान साहब ने उनको इनडेफिनेट एक्सटेंशन की क्यों दी कि आप एक्सटेंशन ले लें, जैसे रेजिम चेंज हो रही थी। एक बुरा आदमी तो बुरा आदमी है, ठीक है, फिर नुकसान और फायदा बुरे आदमी के खिलाफ खड़े होते हैं, ठीक है। फिर आप अभी रिसेंटली पोस्ट नवंबर उससे आप उनको कह रहे थे कि 6 महीने के लिए आप बाजवा साहब को एक्सटेंशन दे दें और उनके मातहत आप इलेक्शन करा दें, हमें कबूल है जी। तो ये आदमी जो इतना बुरा था, इतना साजिशी था बकौल आपके, इसने हुकूमत भी मेरी गिरा दी, इसने काम भी नहीं करने दिया, सब कुछ ये था बाजवा साहब। तो फिर आज बाजवा साहब के अंडर में आप कैसे करा रहे थे इलेक्शंस? खान साहब एक्सटेंशन देना चाहते थे, प्राइम मिनिस्टर वाज ओके विद इट, 100% वाज ओके विद इट। ये क्रेडिट तो आप दें नवाज शरीफ साहब को, एक क्रेडिट जरूर उसको दें कि वो इस चीज पे वो बच नहीं हुआ। So it was just Nawaz Sharif's decision. Yes, it was his decision that no more extension, और आगे भी कोई एक्सटेंशन होंगी नहीं जिंदगी में, कभी भी नहीं होंगी। ये इंस्टीट्यूशन ने डिसाइड किया या नवाज शरीफ साहब ने डिसाइड किया? वो तो कब के डिसाइड करके इसका मैं किसी बेसिस पे आपको कह रहा हूँ, आइंदा आने वाले दिन में बताऊंगा, बट इट हैज नथिंग टू डू विद द पॉलिटिकल डेमोक्रेटिक सिस्टम। ओके, आई लेट यू नो इन योर नेक्स्ट शो। सो ये तो एक बड़ी खुशाइंद बात होगी पाकिस्तान में। और ऐसे मुखलिस लोगों को जो ऐसा सोचते हो पाकिस्तान के लिए कि एक्सटेंशंस ना हो, ना डेमोक्रेटिक पार्टीज ब्लैकमेल करें, ना वो ब्लैकमेल हो, ऐसे इंसान को पाकिस्तान में सर में बिठाना चाहिए, कंधे पे बिठाना चाहिए। और वो इन द अपकमिंग डेज आई विल लेट यू नो। नवाज शरीफ साहब को कंधे पे बिठा लें? नहीं, मैंने कहा डेमोक्रेटिक लोग इसमें नहीं है। दिस क्रेडिट विल नॉट गो टू अ पॉलिटिकल पार्टी और अ डेमोक्रेटिक सिस्टम। लेकिन इस मामले में तो आपने क्रेडिट दे दिया उनको। ये क्रेडिट जरूर मैं दूंगा इस चीज के ऊपर कि एक्सटेंशन बाजवा साहब की, नवाज शरीफ साहब बाजवा साहब लेने को रेडी थे एक्सटेंशन। देखिए बहन, इसका तो जवाब वही दे सकते हैं, क्योंकि वो कुर्सी पे नहीं है, तो मेरे लिए मुनासिब नहीं है कि मैं उनके लिए अच्छी बात करूं या बुरी बात करूं। वो कुर्सी पे होते तो मैं रख के और खुल के बात करता। बार पूछा ये, आई शुड टेल दिस टू रिव्यूअर्स, क्योंकि आप सब खुल के बात करते हैं, तो हमें तो डिनायल ही मिला कि नहीं लेनी एक्सटेंशन, नहीं लेनी होगी। आईएसपीआर से हमने कई दफा somebody who is not on the seat, डीजीआईएसपीआर से पूछा, और बाजवा साहब से तो वो सारे जर्नलिस्ट थे जब उन्होंने कलमा पढ़ के कहा कि मैंने नहीं लेनी। लेकिन फिर कोई जब इस एक्सटेंशन दे रहा था तो फिर कोई ले भी रहा था, ऐसे तो देखिए ये डिबेट तो हम कर सकते हैं कि हमारे पास इसके ऊपर कोई मवाद नहीं है। सो ये तो है कि अगर कोई दे रहा था, कोई लेने को तैयार था, नहीं था, ये सेकंड डिबेट है। फर्स्ट डिबेट है कि ये नहीं हुआ और बहुत अच्छा हुआ, मुल्क के लिए अच्छा हुआ, मुल्क की सालमियत के लिए अच्छा हुआ। इसका ये मतलब नहीं कि कोई जिसको नहीं दी वो बुरा आदमी बन गया। जब वो इतना बुरा था
तो फिर आप क्यों दे रहे थे बार बार, और फिर आप उसी के होते हुए इलेक्शन कराना चाह रहे थे। सो खान साहब और जनरल बाजवा का लव हेट रिलेशनशिप, हाँ बिल्कुल ऐसे ही था। अभी कैसा है इस वक्त? अब तो बाजवा साहब का कोई रोल ही नहीं है ना। लेकिन रिलेशनशिप तो रहते हैं कि सिर्फ पोजीशन के साथ होता है? हमारे बदकिस्मती से मैंने ये अपनी मेरा जिंदगी आखिरी में, सवाल है, कैसे हो सकता है कि इतना रिलेशनशिप हो और फिर आप खत्म कर दें, उसी शख्स के खिलाफ बातें करें? दिस इज अ बिग थिंग टू डू। सियासत के अंदर तो मुरावत नहीं है। मुरावत नहीं है। जो रिश्ते निभा लेते हैं वो रिश्तों की मान के तहत बहुत कुछ बना भी लेते हैं और बिगाड़ भी देते हैं। मैं तो हमेशा कहता हूं कि जो भी रिश्ता हो निभाएं, और अगर उसमें रिश्ते में खराबी भी हो जाए तो खराबी भी इस किस्म की रखें कि अच्छे ताल्लुकात रहे। आपने ऑन अ लाइटर नोट, बिल्कुल ऑन अ लाइटर नोट है, आप भाई हैं इसलिए मैंने एक क्वेश्चन करने जा रही हूँ कि आपने खुद एमक्यूएम में लेट से आप चले जाते हैं और खुद आपने कहा सियासत में कुछ भी होती है, फिर कभी एमक्यूएम का पीटीआई से मर्जर हो जाए, फिर आप खान साहब के साथ काम कर रहे होंगे, दैट्स अ पॉसिबिलिटी। देखिए मेरे खान साहब के साथ तो मेरी कोई लड़ाई नहीं है, मुझे खान साहब से तो बहुत प्यार है। मैं तो आज भी बगैर पार्टी में आए हुए रात को 3 बजे कहेंगे खड़े हो जाओ, सामने सर पे खड़े हो, आधी रात को बाहर जाकर करो, मैं करूंगा उनके लिए। मैं तो इमरान खान साहब को बहुत प्यार करता हूं, आज भी उनकी वैसी इज्जत करता हूं, कदर करता हूं। तकलीफ मुझे है कि इमरान खान साहब के लोग उनके पैरों पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं और वो गिरने के लिए खड़े हो गए हैं। मैं उनको बचाने की कोशिश कर रहा हूं, उसमें भी कर रहा था, आज भी कर रहा हूं। उन्होंने आपके बारे में फिर क्या कहा आपने पार्टी के लोगों से? क्या खबर नहीं मिली आपको? कुछ तो कहा होगा उन्होंने आपके बारे में, जब आपने उन्हें लगता है कि आपने उन्हें बैक स्टैब किया, तो खान साहब ने क्या कहा फिर पार्टी के लोगों से? देखिए बहन, मुझे तो नहीं पता कि उन्होंने क्या कहा, लेकिन इमरान खान साहब अगर मुझे बुरा भला भी कह देंगे, आज भी कह देंगे, तो मैं इमरान खान साहब के लिए एक लफ्ज नहीं कभी बोलूंगा। और इमरान खान साहब और मेरे बीच में 15 साल के अंदर जो चीजें हुई हैं, जो इन कीड़े मकोड़ों को पता भी नहीं है, वो भी कभी मेरी जिंदगी में बाहर नहीं आएंगी, क्योंकि वो मेरी और उनके रिश्ते की अमानत है। और उस अमानत को मैं निभाऊंगा, उस मान को निभाऊंगा, उस इज्जत को निभाऊंगा, उस प्यार को निभाऊंगा। मैं इमरान खान साहब के लिए कौन कहता है कि मैं उनका मुखालिफ हूं? मैं मुखालफत कर रहा हूं उन कीड़े मकोड़े सांपों की, उन गटर कीड़ों की, जो इमरान खान साहब को बंद गली में लेके आके धसाने के चक्कर में और खुद उनका रिप्लेसमेंट बनना चाहते हैं, अपनी करप्शन छुपाना चाहते हैं, वजीर आजम बनना चाहते हैं, वजीर बनना चाहते हैं, सीएम बनना चाहते हैं। मैं उनके खिलाफ हूं। इस बात और मैं पार्टी के खिलाफ भी नहीं हूं, मैं 6 लोगों के खिलाफ हूं कि ना इलेक्शन हो रहे हैं, ना नवाज शरीफ साहब आ रहे हैं, और ये कहीं पे नवाज शरीफ साहब तो आएंगे, इलेक्शन से पहले आएंगे, लेकिन अभी नहीं आ रहे। अभी रिसेंट डेज में तो नहीं आ रहे। तो इलेक्शन से इसका कोई कनेक्शन नहीं है नवाज शरीफ साहब की वापसी? नहीं, देखिए वो इलेक्शन करीब ही आएंगे ना। अभी तो कोई सेंस नहीं बनाता ना उनका आना। और जब पीडीएम परफॉर्मेंस की माइनस पे खड़ी हुई है, तो वो यहाँ की क्या करेंगे? उनको तो अभी परेशानी ही होगी कि उनके लोगों ने उनकी भी डुबो दी है सियासत। ठीक है, सो अगर अब मैं सीरियस नोट पे आपसे कहना फरीद साहब, आप कोशिश करें, वैसे तो मैं आपको गारंटी से लिख के दे सकता हूं कि कोई भी इमरान खान की पार्टी का और नून लीग की पार्टी का डिबेट करने को तैयार नहीं होगा कि हम ये करेंगे तो यूं मुल्क ठीक हो जाएगा और हम ये करेंगे तो मुल्क यूं ठीक हो जाएगा, क्योंकि सारे ही आपको बुरा लगता है घोड़े ऑब्लिक गधे हैं। ठीक है, तो आप, और अगर करने वाला आदमी जो है वो आपको आगे बिठाएगा कि मैं ये काम करूंगा। आप एजुकेशन मिनिस्टर्स को दोनों को बिठा दें दोनों पार्टियों में, आपको पता चल जाएगा। आप पेट्रोलियम मिनिस्टर्स को बिठा दें, आपको पता चल जाएगा। आपको फाइनेंस मिनिस्टर शौकत तरीन साहब तो काबिल आदमी, हफीज शेख भी काबिल था। आप और जो मिनिस्ट्री इंपॉर्टेंट फूड एंड एग्रीकल्चर के ऊपर बिठाएं। को बिठाएं या इसाक डार साहब को बिठाएं? हु वुड यू रिकमेंड? मेरे ख्याल से कि ये तो उनकी अपनी गिरेबान की सियासत चल रही है दोनों के बीच में। बट हु विल यू पिक? आई विल पिक मिफ्ता इस्माइल। मिफ्ता इस्माइल छोड़े पीपल है? मिफ्ता इस्माइल इज अ कैंडिडेट बिजनेसमैन। बिजनेसमैन विजनरी होता है, और अगर मिफ्ता इस्माइल साहब छोड़ते हैं तो मैं समझता हूं उनको पीटीआई में जाना चाहिए। काबिल लोग पीटीआई में हैं, लेकिन वो अलग बात है कि हम पीटीआई के अंदर काबिलियत वाला आदमी आगे नहीं बढ़ता। सो जा सकते हैं, दैट्स अ पॉसिबिलिटी। उनको कहा गया, व्हाई नॉट? मैं तो खुद, अगर मेरी मिफ्ता साहब से बात होगी, मेरी दोस्ती भी उससे, तो मैं उसको कहूंगा कि तुम जाओ पीटीआई के अंदर, तुम्हारे काबिल लोगों की जरूरत है, कोई तो काबिल आदमी चला जाए अंदर। राइट, थैंक यू सो मच। फैसल वाडा साहब हमारे साथ मौजूद है। डू गिव मी योर फीडबैक। अपने घर वालों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।